हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी का जो है एमएस क्लासेस के लिए इतना सपोर्ट देने के लिए धन्यवाद। आपने एमएस क्लासेस को सपोर्ट किया, आपने एमएस क्लासेस को ज्वाइन किया, आपने एमएस क्लासेस के वीडियो पर इतना सारा प्यार दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। दोस्तों, ऐसे ही जो है वीडियो देखते रहिए, ऐसे ही एमएस क्लासेस को सपोर्ट करते रहिए। दोस्तों, आज हम सीखेंगे त्रिएंगल यानी कि त्रिभुज। कल हमने सीखा जो है ज्यामिति से कोण कितने प्रकार के होते हैं, कोणों को नापना, कोण के बारे में हमने पढ़ा, हमने जाना। आज हम सीखेंगे त्रिभुज, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं त्रिएंगल। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रहिए, हमारे साथ देखते रहिए एमएस क्लासेस। शुरू करते हैं। अब पढ़ते हैं त्रिभुज यानी कि त्रिएंगल। ठीक, त्रिभुज यानी त्रिएंगल। ठीक, त्रिएंगल। ठीक, तो आज हम जानेंगे त्रिभुज यानी कि त्रिएंगल। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि त्रिभुज कहते किसे हैं। तो हम तीन बिंदु लेते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, जो आपस में सीध में ना हो, कहीं भी ले सकते हैं। ठीक, अब ये समझ लीजिए, यहाँ पर ले लीजिए। तो हम जो है तीन बिंदु लेते हैं जो आपस में सीध में ना हो। तो देखते हैं, हम इन तीनों को जो है तीन बिंदु लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी लिख दिया। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ए यहाँ पर बी लिख देते हैं, यहाँ पर सी लिख देते हैं। आप कहीं भी कुछ भी लिख सकते हैं, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इन तीनों जो है बिंदुओं को हम आपस में रेखाखंडों द्वारा मिलाते हैं, ये देखिए, हमने इसको मिलाया, फिर ये यहाँ से हमने इसको मिलाया, और फिर ये आकृति को हम जो है इसको यहाँ से मिलाते हैं। ठीक, यहाँ से मिलाते हैं। ये जो है इन आकृतियों को हमने मिलाया। ये जो आकृति बनी, ये आकृति आपकी ही त्रिभुज कहलाती है। ये बंद आकृति जो है आपकी त्रिभुज कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। इन जो है तीन भुजाओं जो है ए बी सी जो भुजाएं हैं, ये आपस में जो है मिलकर बनती हैं, जो आकृति बनती है, इनको मिलने से वही क्या कही जाती है? त्रिभुज कही जाती है। तो हम कह सकते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति ही त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाओं से घिरी हुई जो आकृति होती है, उसे हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति जो होती है, उसे ही हम त्रिभुज कहते हैं। तो ये देखिए, ये तीन भुजाओं से घिरी है। ये भुजा ये हो गई, दूसरी भुजा ये हो गई, तीसरी भुजा ये हो गई। ठीक, तो इन तीन भुजाओं से जो है बंद आकृति या घिरी आकृति, हम बंद आकृति भी कह सकते हैं कि तीन भुजाओं से बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। या तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कह सकते हैं?
त्रिभुज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? त्रिभुज कह सकते हैं। तो त्रिभुज को जो है अगर हमको दर्शाना हो, अगर दिखाना हो, तो हम क्या कर सकते हैं? हम ऐसे लिख सकते हैं, ये त्रिभुज जैसे बना है, ठीक, हम ऐसे त्रिभुज बनाएंगे, ए बी सी, ए बी सी, तो हम इसको पढ़ेंगे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, या त्रिभुज ऐसे भी पढ़ सकते हैं सी बी ए, ठीक, सी बी ए हम पढ़ सकते हैं त्रिभुज सी ए बी, वही त्रिभुज कही जाएगी। आप चाहे जिस साइड से पढ़िए कही जाएगी त्रिभुज ही, ठीक। तो हम इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं, ठीक। तो त्रिभुज का जो है, त्रिभुज बनाने के लिए दो जो है शर्तें अनिवार्य हैं। पहला जो है, त्रिभुज की जो आकृति होनी चाहिए वो बंद आकृति होनी चाहिए, घिरी आकृति होनी चाहिए। दूसरा जो होनी हो वह जो है तीन भुजाओं, त्रिभुज की भुजाएं तीन हों। त्रिभुज बनाने के जो है आप लिख सकते हैं, त्रिभुज बनाने के दो शर्तें अनिवार्य हैं, शर्तें अनिवार्य हैं, ठीक। दो शर्तें क्या हैं? अनिवार्य हैं, ठीक। पहली शर्त है इसमें जो है उसकी जो आकृति होनी चाहिए, आकृति जो होनी चाहिए, आकृति वह जो है बंद होनी चाहिए, बंद यानी घिरी, ठीक, यानी घिरी हुई, ठीक, घिरी हुई हो। दूसरी जो शर्त है इसकी जो है तीन भुजाएं हों, तीन भुजाएं हों। त्रिभुज बनाने के लिए आपकी जो है दो शर्तें होती हैं, तभी आपका त्रिभुज बन पाएगा, नहीं तो त्रिभुज बन नहीं पाएगा भाई, ठीक। तो इसमें जो है पहली आकृति, ये पहला शर्त जो होना चाहिए कि आकृति बंद हो त्रिभुज की। ये देखिए, ये आकृतियाँ क्या हैं? बंद है, ये आकृति जो है बंद है, आकृति बंद होनी चाहिए। दूसरी शर्त क्या है? जब त्रिभुज आप बनाने लगेंगे तो उनकी तीन भुजाएं होंगी। ये भुजा मान लीजिए, ये देखिए ये भुजा है। अब इसको हम अगर यहाँ से अलग कर दें तो ये यहाँ तक ये जो रेखाखंड है, ये जो रेखाखंड है ये आपकी एक भुजा हो गई। दूसरी मान लीजिए हम इसको यहाँ से अलग कर दें तो ये यहाँ से एक रेखाखंड हो गई, दूसरी रेखाखंड। अगर हम इधर से अलग कर दें इसको तो ये मान लीजिए तीसरी रेखाखंड है। तो ये तीन भुजाएं हैं, इसके क्या हैं? इनको आपस में जोड़ दिया जाता है तो ये भुजाएं हो जाती, ये तीन भुजाएं हैं। तो तीन भुजाओं से जो है बंद होनी चाहिए, तभी आपका त्रिभुज बन पाता है। त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अंतः क्षेत्र, यानी त्रिभुज के जो तीनों भुजाओं का अंतः यानी अंदर का जो क्षेत्र होता है, जो अंदर का क्षेत्र होता है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अंदर का जो क्षेत्र होता है, ये अंदर वाला भाग जो होता है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जो अंदर वाला भाग होता है उसे हम कहते हैं अंतः क्षेत्र। क्या कहते हैं? अंतः क्षेत्र। ये है अंतः क्षेत्र, ठीक, क्षेत्र, ये है अंतः क्षेत्र। और त्रिभुज की तीनों भुजाओं के जो है जो बाहर का क्षेत्र होता है, ये बाहर का क्षेत्र जो होता है उसे हम कहते हैं बाह्य क्षेत्र। क्या कहते हैं? बाह्य क्षेत्र, त्रिभुज का बाह्य क्षेत्र। और जो अंदर का क्षेत्र होता है उसे हम कहते हैं अंतः क्षेत्र, ठीक। तो अब हम आगे पढ़ेंगे त्रिभुज के शीर्ष भुजाएं और कोण। त्रिभुज के शीर्ष भुजाएं और कोण के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसको हम मिटा देते हैं, तो जगह हो जाएगा। तो देखते हैं, कह रहा है त्रिभुज के शीर्ष भुजाएं और कोण। तो त्रिभुज के जो है तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं। तो देखिए त्रिभुज के, अभी हमने आपको बताया कि तीन बिंदुओं को जब हम आपस में मिलाते हैं तो जो बंद आकृति बनती है वही त्रिभुज कही जाती है। चलिए, जो है जो सीध में ना हो, तीन बिंदु हो जो सीध में ना हो, उनको अगर हम आपस में मिलाएं,
उनको आपस में मिलाएं तो जो है जो बंद आकृति बनती है वो क्या कही जाती है, वही त्रिभुज कही जाती है। तो देखिए ये हो गई त्रिभुज आपकी, मान लीजिए ए बी सी। तो त्रिभुज के तीन ए बी और सी जो है के तीन शीर्ष हैं, त्रिभुज के तीन शीर्ष हैं, जिसको हम कह सकते हैं ए बी सी। त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं जिसको हम कह सकते हैं ए बी सी। हाँ, और हम ए और बी को रेखाखंड द्वारा मिलाते हैं तो एक शीर्ष से बन जाता है, और ए बी को रेखाखंड द्वारा मिलाते हैं तो एक शीर्ष से बन जाता है। बी और सी को हम रेखाखंड द्वारा मिलाते हैं, एक शीर्ष से बन जाता है। सी और ए को हम जो है रेखाखंड द्वारा मिलाते हैं, एक शीर्ष ये बन जाता है। तो ये सभी बन जाते हैं आपके शीर्ष, तीन शीर्ष मिल जाता है। तो हम तीनों अगर इन बिंदुओं को मिलाते हैं तो तीन शीर्ष मिल जाता है। प्रत्येक त्रिभुज में आपको पता नहीं होगा, अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप जान लीजिए कि प्रत्येक त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। प्रत्येक त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। कोण हम पढ़ा दिए हैं। तो जो कोण बनता है, कोण से ही आपका कोण बनता है। तो यहाँ पर देखिए एक कोण है तो ये कोण यहाँ पर बनेगा, एक कोण यहाँ पर है तो ये कोण यहाँ बनेगा, तीसरा कोण यहाँ है तो ये कोण यहाँ बनेगा। नोट में आप लिख सकते हैं कि बिंदु जो है बिंदु ए बी और सी, हाँ, त्रिभुज की जो है स्थिर बिंदु है। बिंदु ए बी और सी जो है बिंदु ए बी सी त्रिभुज की स्थित बिंदु हैं। इनकी गणना अंतः यानी अंदर की क्षेत्र में होगी, अंत क्षेत्र में होगी न कि बाह्य, हाँ, यानी बाहरी क्षेत्र में, न कि बाह्य क्षेत्र में। ठीक, क्षेत्र में इनकी जो गणना होगी ये अंदर वाले क्षेत्र में होगी, न कि बाह्य क्षेत्र में। ठीक। और देखिए जब हम त्रिभुज के कोणों को लिखने लगते हैं, तो नोट में लिख लीजिएगा, नोट में लिख लीजिएगा कि जब हम त्रिभुज के कोणों को लिखने लगते हैं तो जो कोण हम लेते हैं, जो कोण हम लेते हैं उसे जो है बीच में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? उसे बीच में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? बीच में। अब जैसे समझ लीजिए कि हमने कोण इसको लिया है, ए को, कोण को हम ए लिए, तो हम क्या करेंगे, पहले हम बी को लिखेंगे। ऐसे कोण का निशान हम बता दिए थे कल ही कैसे लिखा जाएगा। तो कोण इसको मान ले रहे हैं, तो पहले हम क्या लिखेंगे, बी, फिर ए को बीच में लिखेंगे, फिर सी। ठीक। तो कोण की हम गणना कर, या हम मान लीजिए कोण बी को ले रहे हैं, तो कोण पहले हम ए को लिखेंगे, फिर बी को लिखेंगे, फिर सी को लिखेंगे। कोण को जिसको हम कोण मानते हैं उसको हम हमेशा बीच में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? बीच में लिखते हैं। ठीक। अब देखिए त्रिभुज के जो है तीनों शीर्षों पर, त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, तीनों शीर्षों पर कौन कौन से कोण बन सकते हैं। त्रिभुज का जो है शीर्ष जो है हम लिखते हैं शीर्ष ए, शीर्ष ए पर कौन सा कोण बनता है, तो कोण ए को हम लेते हैं तो हम लिखेंगे पहले बी को, फिर ए और फिर सी। कोण जो है त्रिभुज शीर्ष ए पर जो कोण बनेगा वो कोण बनेगा बी ए सी,
या हम इसको यहाँ से CAB या C कोड CAB भी लिख सकते हैं, ठीक। हाँ, और शीर्ष जो है, शीर्ष आपका B पर जो कोड बनेगा तो B को हम लेते हैं, तो पहले हम A को लिखेंगे, फिर B को लिखेंगे, फिर C को लिखेंगे, या हम लिखेंगे C को पहले लिखेंगे, फिर B को लिखेंगे, फिर A को लिखेंगे, ठीक। और शीर्ष जो है, शीर्ष C पर जो कोड बनेगा, तो C पर जो कोड बनेगा तो कोड पहले हम A को लिखेंगे, फिर C को लिखेंगे, फिर B को लिखेंगे, या हम जो है पहले B को लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, कोड B को लिखेंगे, फिर C को लिखेंगे और फिर A को लिखेंगे। हम इस प्रकार लिख सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो त्रिभुज की ये जो है, ये शीर्ष कहलाते हैं, ये जो है ये तीनों शीर्ष होते हैं, ठीक। त्रिभुज के ये तीनों शीर्ष होते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे, त्रिभुज की दो भुजाओं के योग की तुलना तीसरी भुजा से करना। यानी त्रिभुज की जो है, त्रिभुज की दो भुजाओं को हम जोड़ते हैं और उनकी जो है तुलना हम उनकी तीसरी भुजा से, मान लीजिए इनको और इसको जोड़े तो उसकी तुलना हम इससे करेंगे, या इसको और इसको जोड़कर उसकी तुलना हम इससे करेंगे। उनकी तुलना करना, भुजा की तीसरी भुजा की उनसे तुलना करना आगे पढ़ेंगे। तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं, फिर आगे जो है लिखा था तब तक भी। तो चलिए देखते हैं, त्रिभुज की दो भुजाओं के योग की तुलना तीसरी भुजा से करना। त्रिभुज की दो भुजाओं, यानी त्रिभुज की दो भुजाओं को जोड़ेंगे और फिर उसकी तुलना हम उसकी एक यानी तीसरी भुजा से करेंगे। तो पहले हम चित्र को बना लेते हैं, एक फिगर बना लेते हैं, एक क्या करते हैं, फिगर बना लेते हैं, उसकी सहायता से हम देखेंगे, ठीक। तो ये हो गया आपका फिगर, ये हो गया आपका फिगर, ठीक। तो ये हम इसको मान लेते हैं 7 सेमी। ये जो भुजा है ये है 7 सेमी, ठीक। ये भुजा आपकी है 7 सेमी, इसको हम मान लेते हैं 6 सेमी, ठीक, 6 सेमी। और इसको हम मान लेते हैं 5 सेमी, ठीक। यहाँ पर हो गया A और यहाँ पर हो गया B, यहाँ पर हो गया C, ठीक। अब दिए गए चित्र में जो है, जो चित्र दिया गया है इसमें त्रिभुज जो है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज को हम ऐसे लिखेंगे, तो त्रिभुज AB और C, जो त्रिभुज AB और C है उसमें जो है त्रिभुज जो है हम क्या करेंगे, पहले दो भुजाओं का योग करेंगे, दो भुजाओं का योग करेंगे और देखेंगे। तो त्रिभुज के दो भुजाओं का योग करेंगे तो त्रिभुज की पहली भुजा और त्रिभुज की दूसरी भुजा का योग करेंगे। भुजा AB, यानी AB एक भुजा है, प्लस भुजा B और C, BC, या AB प्लस भुजा BC बराबर 5 + 6 + 11 हो गया, ठीक, ठीक। चूँकि जो है 11 बड़ा है 7 से, 11 बड़ा है 7 से। हमने जो है AB और प्लस BC को जोड़ा, ऐड किया, AB प्लस BC को जोड़ा तो 5 इसका है AB का और 6 जो है इसका है 11 हो गया। 11 जो है 11 हो गया, 11 बड़ा है 7 से, तो 11 जो है बड़ा है 7 से, हाँ। तो इसलिए भुजा AC प्लस भुजा CB या BC, ठीक। तो AC यानी 7 प्लस BC यानी 6, हाँ। ये हो गया BC यानी 6 हो गया 13 जो बड़ा है 5 से, जो बड़ा है 5 से, ठीक, जो बड़ा है
5 से, ये 13 जो है बड़ा है 5 से। इसी प्रकार भुजा AC प्लस भुजा AC प्लस भुजा AB ठीक। भुजा AC जो है 7 है और प्लस भुजा BC जो है 5 है, तो ये हो गया 12, ये हो गया 12। जो बड़ा है जो बड़ा है आपका 6 से, जो बड़ा है 6 से, ठीक, जो बड़ा है 6 से, यानी BC 6 से जो है 6 से अधिक है, 6 से अधिक है, 6 अधिक है, ठीक, जो 6 अधिक है। अब हम नोट में लिखेंगे त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योगफल, यानी त्रिभुज की अगर दो भुजाओं को हम जोड़ें, त्रिभुज की दो भुजाओं को अगर हम जोड़ें का दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से अधिक होता है। योगफल तीसरी भुजा से अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है, अधिक होता है। त्रिभुज की दो भुजाओं का, यानी कि इसकी भुजा को और इसकी भुजा को हम जोड़ेंगे तो ये दोनों की भुजाओं का जो योगफल होगा, जो आंसर होगा, ये 5 से बड़ा होगा, हमेशा 5 से बड़ा होगा। या हम इन दोनों भुजाओं को 5 और 6 को जोड़ें तो 7 से बड़े होंगे। मान लीजिए 6 5 11 जो 7 से बड़ा है, अगर हम 7 और 5 जोड़ें तो 12 जो 6 से बड़ा है, ठीक, और 7 और 6 जोड़ें तो 13 जो 5 से बड़े हैं। तो त्रिभुज की अगर दो भुजाओं को मिला के जोड़ें तो एक तो कम पड़ जावे करेगा, जो अकेला पड़ेगा। तो वो दो भुजाओं का योगफल सदैव जो है एक भुजा से, यानी तीसरी भुजा जो उसकी होती है उससे अधिक होता है। और लिख लें नोट दूसरे में हम त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अंतर, दो भुजाओं का अंतर जो होता है वह तीसरी भुजा से कम होता है। दो भुजाओं का अंतर लिखें, तीसरी भुजा से क्या होता है? कम होता है। तीसरी भुजा से कम होता है, ठीक। तीसरी, अब देख लीजिए त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर देख लीजिए। ये मान लीजिए ये जो है AC माइनस CB, AC कितना है? 7 है, माइनस CB कितना है? 6 है, तो ये कितना है? 6, 7 में से 6 घट गया 1। देखिए ये जो है, ये 5 जो है अधिक है, 1 कम है। तो दो त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अंतर यानी घटाना तीसरी भुजा से कम होता है। तीसरी भुजा जो है 5 है तो 5 अधिक है, इनका जो अंतर आया है ये कम है, ठीक। यही कहता है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर जो होता है, जब हम घटाने पर जो प्राप्त होता है वह तीसरी भुजा, उसकी जो एक भुजा बची है उससे कम होता है। अंतर यानी जो घटाने पर जो प्राप्त होता है वो कम होता है। और नोट में लिख लीजिए, नोट, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ठीक, ये तीसरा हो गया। तो इसमें हम लिखेंगे त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का, त्रिभुज की तीनों अंतः कोणों का योगफल
योगफल सदैव 180 अंश होता है। कितना होता है? 180 अंश होता है। त्रिभुज की अगर हम तीनों कोणों को मापें तो उनका जो है योगफल जो होगा वो 180 अंश होगा। अगर इस कोण को और इस कोण को और इस कोण को अगर हम जोड़ें, इनका योगफल करें तो इनका योगफल हमेशा सदैव 180 अंश होगा। ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों बराबर हों, यहाँ पर ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, लेकिन मिलाकर इधर उधर मिलाकर जो है तो ये 180 अंश होगा। त्रिभुज की तीनों कोणों का योगफल जो होता है वो सदैव 180 अंश होता है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो पे कमेंट करना ना भूलिए। दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।